आज 1 जुलै 2024 पासून भारत देशात भारतीय दंड संहिता 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 व भारतीय पुरावा कायदा 1872 या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून त्याऐवजी आता भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष अधिनियम 2023 या तीनही कायद्याची अंमलबजावणी 1 जुलै 2024 पासून सुरू झालेली आहे. महत्त्वाचे असे की भारतीय दंड संहिताऐवजी भारतीय न्याय संहिता म्हणून आता हे कायदे अंमलात येत आहे. या कायद्यामागचा प्रमुख उद्देश पीडित व्यक्तीला न्याय मिळावा असा आहे. पूर्वीच्या कायद्यात आरोपीला दंड मिळावे असा होता. या कायद्यातील काही ठळक व प्रमुख बाबी आता कलम 173(1) द्वारे आपण कुठलाही ऑनलाईन FIR नोंदवू शकता. तसेच महत्त्वाचे 0 FIR द्वारे आपण देशात कुठल्याही पोलीस स्टेशनवर आपली तक्रार नोंदवू शकता. पूर्वी पोलीस स्टेशन आपल्या हद्दीतील आहे का हे बघणं महत्त्वाचं होतं. हद्दीत असेल तर तक्रार, नाही तर पीडितांना बा या हद्दीत नाही, तुमचं त्या हद्दीत आहे तिकडे जा असं होत होतं. तो प्रकार आता संपलेला आहे आणि याचा विचार करत आता तसे काही नाही. आता आपण कुठल्याही पोलीस स्टेशनला तक्रार नोंदवू शकता. हा अतिशय महत्त्वाचा बदल याच्यात आहे. तसेच गुन्ह्याचा संपूर्ण शोध आणि जप्तीच्या प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी करणे अनिवार्य असणार आहे. अशा अनेक महत्त्वाच्या बाबी यात आहेत. या संदर्भात जनतेमध्ये जनजागृती व्हावी व जनतेला नवीन कायद्याची माहिती व्हावी म्हणून मालेगावचे अप्पर पोलीस अधीक्षक अनिकेत भारती, DYSP तेजवीर सिंग संधू, DYSP सुरेश गुंजाळ यांनी सुसंवाद हॉल येथे शांतता कमिटी, पत्रकार, शहरातील नागरिक, विविध संस्था यांना ही मोलाची माहिती दिली. एवढेच नव्हे तर शाळेत जाऊन तसेच शाळेद्वारे किंवा शहरात रॅलीद्वारे देखील त्यांनी जनजागृती केली. तर ऐकूया सविस्तर या संदर्भात, या कायद्यासंदर्भात काय बोलले अधिकारी. प्रबंधभूमी महाराष्ट्र न्यूजसाठी महाराष्ट्र न्यूज इंचार्ज हरीश मारू. तपास का प्रोसीजर चेंज किया गया है और हम किस तरह से साक्षी या किस तरह से ट्रायल चलेगा कोर्ट में, उसके बारे में भी डिफरेंसेस या जो नए तरतूदें हैं वो जो लाए गए हैं वो आपको मैंने बताया. आज आपण त्याच्यामध्ये बदल करून नवीन 3 कायदे आणलेले आहेत. त्याची सुरुवात आजपासून म्हणजे काल रात्री 12 वाजल्याच्या 1 मिनिटापासून सुरू झालेली आहे. त्याप्रमाणे आपल्याकडे काही गुन्हे दाखवण्याचं सुद्धा सुरू झालेलं आहे. आणि आता या नवीन कायद्यांच्या अनुषंगानं नागरिकांमध्ये जनजागृती व्हावी, त्यांना कायद्यांबद्दल माहिती मिळावी यासाठी आपल्याला हा कार्यक्रम घेतलेला आहे. नवीन कायद्याच्या आजच्या ह्या जनजागृतीच्या बैठकीच्या अनुषंगाने मी तुम्हाला एवढं सांगेन की पूर्वीच्या कायदे अंमलात असताना ज्या काही अडीअडचणी नवीन आपल्याला येऊ लागल्या आणि त्यांचा उल्लेख जुन्या कायद्यांमध्ये काही ठिकाणी होता, काही ठिकाणी नव्हता. परंतु आता भारताला भेटल्यापासून आज 75 वर्ष झाल्यानंतर आपण याच्यामध्ये बदल केलेले आहे. या बदलांच्या अनुषंगानं होत असलेले महत्वाचे बदल त्याच्याबद्दल आपल्या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी, संधू साहेबांनी आणि गुंजा साहेबांनी आपल्याला सांगितलं आहे. मी त्याला पुढचा फक्त भाग आपल्याला सांगतो. लोकांना त्यांना असं वाटावं की बाबा 75 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत आणि पूर्वीच्या कायद्यांमध्ये असा फरक झाला आहे की त्याच्यामध्ये नागरिक ओरिएंटेड, नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून कायदे राबवले जातील. त्याचं एक मुख्य उदाहरण आता गुंजा साहेबांनी सांगितलं की प्युनिटिव्ह म्हणजे शिक्षा देणे. इतर देशामध्ये किंवा काही देशांमध्ये आपण बघतो की त्याला आणणे, चौकात फटके देणे, मारणे किंवा अशा ज्या काही मानवी अमानवी काही शिक्षा असतात त्याच्या प्रकारचा बदल. आता जर त्याचा गुन्हा साधा असेल तर त्याला शिक्षेचं स्वरूप हे अशा पद्धतीने असावं की त्याच्यात तोही सुधारला जावं आणि त्याच्याकडून भविष्यात कायदा भंग होऊ नये आणि त्याच प्रकारच्या शिक्षेमुळे इतर लोकांना कळावे की हे हा प्रकार गुन्ह्यामध्ये आणि ह्याच्याकडे जायचं नाही, असं केलं तर चुकीचं आहे असं वाटावं अशा स्वरूपाची आपण त्याच्यामध्ये तरतुदी घेतलेली आहे. हा त्याचा सगळ्यात महत्त्वाचा बदल आहे. आधी जसं पोलीस स्टेशनला आल्याशिवाय गुन्हा दाखल केला जाणार नाही किंवा पोलीस स्टेशनला यायच्या आधी तुमच्याकडे 1-2 ऑप्शन असायचे की तुम्ही 0 FIR करा किंवा तुम्ही ऑनलाईन मेसेज करा किंवा फोनवर कळवा. आता त्याच्यामध्ये सरसकट तुम्ही देशभरामध्ये कुठेही असाल तुम्ही तुमची तक्रार नोंदवू शकता. तुमची तक्रार कोणत्या राज्यातल्या, कोणत्या जिल्ह्यातल्या, कोणत्या पोलीस स्टेशनला
संबंधित आहे त्या पोलीस स्टेशनला ते इंटिमेट केले जाते आणि त्याच्यामध्ये 2-3 दिवसाचा वेळ सुद्धा ठेवलेला आहे. परंतु आपण बघतो की ह्याच्यामध्ये आपल्याला टेक्नॉलॉजीचा वापर करावा लागणार आहे. ज्या लोकांपर्यंत टेक्नॉलॉजी गेली नाहीये त्यांना आता सुद्धा पोलीस स्टेशनला येऊनच गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी आपल्या सारखे जे नागरिक आहेत ज्यांना थोडं टेक्नॉलॉजीचं नॉलेज आहे, ज्यांना कायदे पद्धतीचं नॉलेज आहे, त्यांची मदत लागणार आहे. यामुळे ही जनजागृती करणं फार आवश्यक भाग होता. त्याच्यासाठी आपण आज कार्यक्रम केलेला आहे. जे काही गुन्हे होते ते तर गुन्हे या नवीन कायद्यामध्ये ठेवलेलेच आहेत, परंतु ज्या प्रकारचे काही गुन्हे घडायचे वैशिष्ट्यपूर्ण त्याच्याबद्दल वेगळे कलम नव्हते, ते कलम याच्यामध्ये आणले. प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट जो आज तक या कल रात तक हम बोल सकते हैं कि भारत में लागू होता था, वो 1840 में एक लॉर्ड मकॉले करके होते थे इंग्लिश, उनके नेतृत्व में लॉ कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने हमको ये 3 कायदे दिए थे जो कि 1859, 1860, 1861 1860 आणि 1861 मध्ये लागू हो. आज 180 साल के बाद हमने अपने लिए हमारे अनुसार जो कायदे कानून जो हमको हमारे अनुसार सही लगते हैं उसके बेसिस पे ये 3 नए कायदे आज हमारे लिए बनाए. इनका नाम है भारतीय न्याय संहिता, पहला जो इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करने वाला. दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को चेंज करने वाला. आणि तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ये 3 नए लॉज आज से जुलाई 1 से लागू होने वाले हैं. इन तीनों की खासियत और खूबी के बारे में आपको मैंने बताया है. जैसे कि कोई भी देश प्रगति करता है तो देश की प्रगति के अनुसार जो वहाँ के लोगों को, वहाँ के जन को अपने अनुसार दिक्कतें आती हैं, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, तपास, जुडिशरी सिस्टम, उस सब को मैनेज करने के लिए लॉ में हमेशा निरंतर बदलाव होता रहता है. तो ये जो नियम है ये अभी तक जितने बदलाव होते हैं इंडियन पीनल कोड में 1840 से लेके अब तक उन सब के ऊपर सुधार करके आज और उसके ऊपर बढ़ा के आज ये नया भारतीय दंड संहिता माने भारतीय न्याय संहिता लागू करी. इसमें कुछ नए कानून भी लाए गए जैसे कि चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग. आपको अगर मालूम हो या आप थोड़ा सा भी इंडियन पीनल कोड से अगर आपकी वाकिफता है तो चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग के लिए अलग से कोई गुनाह दाखिल नहीं होता. उसको जबरी चोरी या दरोड़ा के अंदर डाल के हम तपास करते थे. 392, 394, 395, 397 ऐसे करके सेक्शन होते थे पहले. अभी चेन स्नैचिंग और मोबाइल स्नैचिंग के लिए एक अलग से कानून बनाया गया है भारतीय न्याय संहिता. नंबर 2, आपने बहुत जगह टीवी पर भी देखा होगा कुछ मॉब लिंचिंग के प्रकरण हमको नजर आते हैं. तो पहले हमारे पास मॉब लिंचिंग के लिए मॉब लिंचिंग को क्या बोलेंगे? जमाव में किसी का कत्ल कर देना, मॉब लिंचिंग उसको बोलते हैं. उसके लिए भी एक अलग से कानून अभी इसमें लगाया गया है. इसमें ऐसा बोला गया है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग जो कि जगह पे हाजिर हैं, हाजिर होने के बाद उन्होंने किसी भी भेदभाव को मद्देनजर रखते हुए किसी की भी जान ली तो मॉब लिंचिंग कायदा के अंतर्गत आएगा. तो इस तरह से आपने देखा कि 2 नए चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और मॉब लिंचिंग ऐसे 2 नए कानून इसमें अप्लाई किए गए. इसलिए क्योंकि इसके प्रकरण हमको भी नजर आते हैं, आप भी लोग टीवी और आप भी लोगों को वो फेस करने को भी मिले होंगे. तो उसके लिए अलग से वो प्रॉब्लम नहीं थी. जब 1840 में ये गुन्हे बनाए गए थे या लॉ कमेटी ने तब सोचे थे, तब कौन सा चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग का प्रकरण होगा? कोई बैलगाड़ी में तो कोई चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग नहीं करता. तो इस तरीके से जो नए क्राइम्स, जो नए दिक्कतें लोगों को फेस होती है उसी को मद्देनजर रखते हुए लॉ में भी सुधार किया जाता है. तीसरा, आप सबको मोका के बारे में पता होगा, महाराष्ट्र का सेंटर होगा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम.
उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल लॉ है, माने आईपीसी से हटके एक स्पेशल लॉ है मोका। अभी मोका के कायदे को भी 111 नंबर कलम में भारतीय न्याय संहिता में लागू किया गया है। मतलब मोका के जितने कायदे थे, मोका के जितने प्रोविजन थे, वो अभी भारतीय न्याय संहिता में ही अपने को मिल गए। उसके लिए अलग से लॉ की जरूरत नहीं। चौथा, 0 FIR का आपको सहूलियत। लोगों की दिक्कत रहती है कि मैं मालेगांव सिटी पुलिस स्टेशन जाऊं या रमजानपुरा जाऊं या आयशा नगर जाऊं या किला जाऊं या छावनी जाऊं, मेरा एरिया आता के साथ में, ये बहुत ही कम लोगों को मालूम पड़ता है। और इसको जानने के लिए हम लोग अपने मेंबर इधर उधर के दोस्त, मेरे को फोन करना, भारती सर को फोन करना, जाए किधर, यानी उसके लिए टेंशन चौक है या बजरंगबाड़ी है या नेहरू चौक है या शास्त्री चौक है, उसकी हद के बारे में अपने को मालूम भी पता चलता कि हमारी दिक्कत किस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत होगी। ताकि ये दिक्कत और भी ज्यादा हो जाती है जब हमारे पास ग्रामीण भागों में पुलिस स्टेशन होते हैं, लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है और उसके बाद में उनको पता लगता है कि उनका गुनाह यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। तो 0 FIR की एक बहुत बड़ी सहूलियत इस नए कायदे में लगाई गई। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि भाई मेरी फरियाद यहाँ पे ली जाए। हाँ, मालेगांव है, मालेगांव में जगह जोग्राफिकल डिस्टेंस कम है, इस वजह से हम बोलते हैं कि सिटी पुलिस स्टेशन या आयशा नगर में चले जाओ, 5 मिनट का अंतर। पर ग्रामीण भागों के लिए या बहुत ही बहुत गरीब लोगों के लिए जिनको दिक्कतें आएंगी, उनके लिए ये बहुत बड़ी सहूलत है। किसी भी पास के पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं और अपनी फरियाद दाखिल कर सकते हैं। चौथा, इसमें मेजर जो चेंज या बदलाव है वो है अरेस्ट प्रोसीजर में। कई कायदे, कई शिक्षा वाले कलम में DYSP की परमिशन लेके ही अरेस्ट का प्रोसीजर पूरा होगा, ऐसा कानून में तरतूब दी गई है। 3 साल के अंदर आपको भी मालूम होगा, 324 में मेरे को बहुत लोग फोन करते हैं, स्पेशली मालेगांव सिटी के इस बात के लोग, उनको मालूम हो गया है कि 324 सस्ती कलम है, 326 चाहिए हमको, 360 चाहिए हमको, 325 भी नहीं, तो 326 या उससे ऊपर ही हमको। ऐसा क्यों है? क्योंकि 324 में हम जनरली अरेस्ट नहीं करते। ललिता कुमारी जजमेंट, DK बोस जजमेंट, ऐसे बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई हैं जिसने 3 साल या 3 साल से नीचे वाली शिक्षाओं वाले जितने कलम है उसमें अरेस्ट को मैंडेटरी नहीं रखा है। इस वजह से हम उसमें अरेस्ट नहीं करते और इस वजह से कई लोगों की डिमांड रहती है कि उनको हायर कलम चाहिए। और हायर कलम का लगना, 307 का होना, ये इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट के ऊपर और बात किस जगह पे किया गया है, किस चीज से किया गया है और इंटेंशन क्या थी, उसके ऊपर मायने रखता है, ना कि हमारी डिमांड के ऊपर कि 307 लगना चाहिए या 326। इसलिए अरेस्ट प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मोटो है कि अरेस्ट इज एन एक्सेप्शन, ये इज नॉट, माने अरेस्ट जो है वो एक एक्सेप्शनल प्रोसीजर है। इसके लिए और अरेस्ट के लिए मुश्किल या अरेस्ट के 4 बार सीनियर ऑफिसर्स भी सोचे कि वो क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, किस चीज के लिए अरेस्ट कर रहे हैं। इसलिए 3 से 7 साल के जितनी कलम है उसमें DYSP लोगों की परमिशन लगेगी अरेस्ट करने की, ऐसा कानून में तरतूब दी गई। और जो इसमें बदलाव आए हैं वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, माने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में तपास किस तरीके से किया जाएगा वो CRPC या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिया जाता है। कानून कोर्ट में किस तरह से साक्ष्य दी जाएगी वो इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा गया है, माने भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये यहाँ ट्रायल कैसे चलेगा कोर्ट में, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इस तरीके से ये 3 नए कायदे हैं जो हमारे सामने है, जिससे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर या लीगल जुडिशरी प्रोसीजर चले। इस तरीके से भारतीय नागरिक सुरक्षा करने के लिए नए तरतूबें आई हैं, जैसे कि ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग, आपकी स्टेटमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग हो सकता है, वो एक है।
उसके आगे सर्च के जो हमारे प्रोसीजर्स हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करने को हमको बोला गया है। तो फिर 161, 162 के जो जवाब थे, माने आपके विटनेस के जो जवाब देते हैं, कोर्ट में जो हम मैजिस्ट्रेट के सामने आपका जवाब देते हैं, वो सब भी इन कैमरा किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को दिमाग में रखते हुए कंप्यूटर, मोबाइल फोन सबके पास उपलब्ध होने की वजह से उन्होंने भी रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स ऐसा फैसिलिटी इसमें लाया। तो इस तरह से मैं आपको मोटे मोटे अवेयरनेस लेके आया हूँ कि 3 जो नए कायदे हैं उसमें कुछ नए कानून लाए गए हैं, तपास का प्रोसीजर चेंज किया गया है, और हम किस तरह से साक्षी या किस तरह से ट्रायल चलेगा कोर्ट में उसके बारे में भी डिफरेंसेस या जो नए तरतूबें हैं वो जो लाए गए हैं वो आपको मैंने बताया। ब्रिटिशों ने जब ये कायदा लाया 1860s में, तो उनका मेन उद्देश्य ऐसा था कि हमको यहाँ पे रूल करना है, हमको ये कंट्री में रहना है। तो यहाँ पे रहने के लिए क्या करना होगा कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, पुलिस को स्ट्रॉन्ग बनाओ, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा हो। कुछ भी चीज़ें गवर्नमेंट के खिलाफ करें तो उनके को निराकरण करने के लिए उनके पास कोई प्रोविजन हो और लोगों को दबा सके। लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उसके बाद में हमारा गवर्नमेंट चालू हुआ, तो लोकशाही जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो लोगों के लिए सरकार चलना है, लोगों के लिए ये देश है। इस हिसाब से उसमें काफ़ी चेंजेस आते गए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट्स के हो, हाई कोर्ट्स के जजमेंट हो, या फिर माइनर लॉज हो, वो चीज़ें फिर वो नए कायदे में हम अमेंड करते थे, तो उसको सुधारना लाते थे। तो 2020 में जो कायदे पारित किए गए थे उसका एक मोटिव ऐसा है कि जो कुछ सुधारणाएं अब तक की गई है 1947 के बाद उसके पहले, उसको इकट्ठा एक किताबें लेके आए ताकि उसको एक कोड जो संहिता बोलते हैं वो एक फॉर्म। तो काफ़ी सारी चीज़ें फिर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लाई गई। आपके लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हो गया था वो सर ने दोहराई है, लेकिन फिर से जीरो एफआईआर आप नहीं कर सकते। तो पहले ऐसा होता था कि अगर कुछ आएगा तो होगा, ऐसे मत आएगा। ये कैंप दिल्ली बहुत ही पास में आता है, बैचलर वर्ल्ड है प्रॉपर्टी में आता है। लोग क्या बोलेंगे, कह रहे हैं आपको होना तो वर्ल्ड है प्रॉपर्टी में, आप वहाँ पर जाके कंप्लेन देंगे। तो फिर क्या पुलिस स्टेशन वाले क्या करेंगे, वो लोगों को वहाँ पे भेज देंगे। उसमें क्या होता था, लोगों को दिक्कत होती थी। पुलिस वालों को भी एक प्रॉब्लम ऐसा होता था कि अगर भी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो गई, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या फिर भगवान राम हो, अल्लाह हो, उनके खिलाफ अगर किसी ने कमेंट डाली, फिर वो लोग उनको जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग थे उस समाज में 10-15-20 लोग वो एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते थे और वो बोलते थे कि हमारे फिरियाद दे। फिर हमारे लोग भी क्या करें कि देखेंगे अरे ये तो ध्यान नहीं देने वाला है, ध्यान तो ऑनलाइन पुराना है, तो आप क्या बोलो ऑनलाइन पुराना जाके फिर तब तक ये लोग क्या करते हैं, बाहर जाते हैं 10 लोगों को और लोगों को बताते हैं, मोबाइल पे वायरल करते हैं और फिर एक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन डेवलप होता है। इसके लिए पुलिस को भी कंपल्सरी है, मतलब एक पॉइंट कर दिया है कि अगर कोई भी आदमी आ जाए और वो कॉग्निजेबल कंप्लेंट आपके पास देता है तो पुलिस आर बाउंड टू रिड्यूस टू द राइट, मतलब पुलिस को कंप्लेंट लेना ही देना और 24 घंटे में वो जिसके पास जिस पुलिस स्टेशन के रिलेटेड वो गुना है उसको ट्रांसफर कर देना। तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई है, क्योंकि कभी कभी होता है 376 मतलब रेप का कोई गुना होता है, लड़की माँ बाप की तरफ नहीं होती है, वहाँ पे उसका कोई हादसा होता है, फिर लड़की जब उसके माँ बाप की तरफ जाती है तो उनको पता नहीं थी कैसे ऐसे इंसिडेंट हुआ था और नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस स्टेशन वाले क्या बोलेंगे वो घटना तो उधर हुई तो वहाँ पर जाके कंप्लेंट करें, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। वही पुलिस स्टेशन कंप्लेंट दर्ज करके वो 24 घंटे में कोई अपना रिलेटेड पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर करते हैं। तो लोगों के लिए न्याय दृष्टि से लाया गया है। कुछ चीजें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस का बहुत सारा भी अंतर्भाव किया गया है, मतलब पहले कोर्ट में अगर कोई समझ देता था देता था तो उसको फिजिकली सर्व करना पड़ता, पुलिस वाले घर पे आएंगे, आप मिले तो ठीक है, तो घर पे चिपकाएंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं। आपको अगर व्हाट्सएप पे कोई समस्या वो सर्व किया जाता है, आप देखोगे व्हाट्सएप पे जब मैसेज आता है तो वहाँ पे डबल टिक आती है, जब आप वो मैसेज पढ़ते हो तो डबल टिक का मतलब होगा कि आपको मैसेज इग्नोर हो गया, आपने वो रीड कर लिया, तो उसकी बेसिस पे आपको अभी कोर्ट में हाजिर रहना होगा। कोर्ट की भी सुनवाई अभी ऑनलाइन चलेगी, जिसमें आप अपना स्टेटमेंट ऑनलाइन रिकॉर्ड कर सकते हो, पुलिस भी ऑनलाइन अपना जो कुछ तपास किया है वो बता सकते हो।
बाद में एक ऑनलाइन एफआईआर कॉन्सेप्ट आया है। किसी भी पुलिस स्टेशन में अगर आपको कंप्लेंट देनी है, अगर आपको लग रहा है कि उस पुलिस स्टेशन में मुझे अभी के लिए जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप एक ऑनलाइन कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कंप्लेंट रेज करने के बाद अगर 3 दिन के बाद, मतलब 3 दिन में अगर आप उस पुलिस स्टेशन में फिजिकली हाजिर रहते हो और बोलते हो कि 3 दिन पहले मैंने या 3 दिन के बीच में मैंने कंप्लेंट रेज किया था, तो पुलिस को वो मैंडेटरी है, वो बंधनकारक है कि आपकी वो एफआईआर लिख के आपको कॉपी देती। पहले ऐसे नहीं होता था, जब ऑनलाइन कोई कंप्लेंट आई तो 6 महीने उसको देखते भी नहीं थे, या फिर उतना ट्रेनिंग नहीं था पता आपको कि वो देखिए उसको बुला सकते। लेकिन अगर 3 दिन में आप पहुँचते हो तो उसमें बोला जा सकता था मैंडेटरी। कुछ टाइम बाद चीज़ें की गई है, जैसे कि गुने का जब चार्जशीट दिया जाता है तो 60 दिन में जज को कॉन्फिडेंस लेना है उसमें चार्जेस क्लेम करने। दूसरी चीज, जब ये आर्ग्यूमेंट खत्म होगा तो 30 दिन में उसको निकाल देना है, या तो वो सबमिट करेगा या फिर आर्ग्यू करेगा। तो कुछ टाइम बहुत चीजें बनाई गई है ताकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है जो बहुत थोड़ा फास्ट हो जाए। भारतीय न्याय संहिता में कुछ चीजें हटाई गई है, जैसे पहले अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड नाम का एक सेक्शन था, वो सेक्शन अभी हटा दिया गया है, क्योंकि उसको ऐसा कहा गया है कि जो भी सुसाइड करने की मनोवृत्ति का होता है तो दैट इज नॉट अ क्राइम बट इट्स वो उसका मेंटल प्रॉब्लम है। तो वो मेंटल प्रॉब्लम ठीक करने के लिए उसको हॉस्पिटल में दाखिल करना जरूरी है, ताकि उसको गुनाह दाखिल करना जरूरी। ये चीजें हटाई गई है। आपने देशद्रोह नाम की सेडिशन नाम का एक गुनाह 154 की, उसको भी ब्रिटिशों ने काफी मनमर्जी से यूज किया था। जैसे आपको याद होगा कि लोकमान्य तिलक उनको 1908 से लेकर 1914 तक सजा हुई थी और उनको मंडल के जेल में रखा गया था म्यांमार में। वो एक काफी उनकी एक साजिश थी कि जो भारत के लोग क्रांतिकारी थे, जो फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, उनको दबा दिया जाए। तो 6 साल को जेल होने के बाद काफी अपनी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के मतलब थे, उनको ये 124 के नीचे कन्विक्ट किया गया। ये सेक्शन अभी तक चलते आ रहा था, लेकिन अभी उन्होंने वो चेंज किया। जैसे सर ने बताया कि वो के सेक्शन है, चेंज लैंचिंग के अलग से सेक्शन उन्होंने लाए हैं। बाद में महाराष्ट्र का, गुजरात और दिल्ली में मौका अपना कायदा चलता है। 124 थोड़ा सा डिटेल में आपको सुनाइए। मॉब लिंचिंग को हटाने, मॉब लिंचिंग को ऐड कर दिया गया है। मौका के सेक्शन जैसे संगठित क्रिमिनल 2 या 2 से ऊपर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसी एरिया में दहशत फैलाना, चोरी करना, रॉबरी करना, लोगों को डराना। फिर 2-4 दिन पहले एक वीडियो आया था हमारे पास, 2-4 जेल से रिलीज हुए लोग कोई तरीके घूम रहे हो। फिर ऐसे लोगों को डील करने के लिए मौका की बहुत बड़ी कोशिश की गई। 5 साल से पहले परमिशन लेना पड़ता था, जिन लोगों के खिलाफ मौका लेना है, फिर वो मौका के लिए परमिशन के लिए 2 महीने फॉलो अप लेना, फिर वो मौका आता था। बाद में उसका तपास पीवाईस के लिए हम काम नहीं कर सकते थे। वो तपास होने के बाद फिर वो एडिशनल डीजी के पास सैंक्शन के लिए जाता। अब वो इतनी जबरदस्त स्क्रूटिनी करते थे कि 99% ऑफ द टाइम वो मौका था, सैंक्शन आता ही नहीं था। फिर हम सोचते थे कि मौका लग गया, लेकिन 2 साल के बाद ऐसा समझ में आना है कि उसको चार्जशीट की परमिशन नहीं मिली। तो ये चीजें हटाने के लिए संगठित गुनेगारी नाम की सेक्शन भारतीय न्याय संहिता में डाल दिए। तो नॉर्मल जो कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है वही उसमें होगा, तो उसके कारण सेटअप आलेलं नसतो। आता जरी म्हणते की ऑनलाईन पद्धतीने तुम्ही कंप्लेंट रेज करायची आहे, तरी काही सगळ्या लोकांना तेवढं शिक्षण नाही की ऑनलाईन पद्धतीने रेज करू शकतात। आता काही काही ठिकाणी जसं मुंबईचे पोलीस सारखं जर बघायला गेलं तर त्यांच्या ऑनलाईन वेबसाईट्स आहेत। प्रत्येक पोलीस स्टेशनला तिथे मोबाईल दिलेला असतो, मोबाईलचा सेपरेट मोबाईल नंबर असतो, लोकांमध्ये त्याची जनरल झालेली असते, लोक त्याचे ऑनलाईन करून सांगू शकतात किंवा कंप्लेंट रेज करतात। तसं आपल्या पोलीस स्टेशनला तसं नाही आहे, परंतु प्रत्येक पोलीस स्टेशनचे ईमेल आय डी आहे। आपल्या नाशिक ग्रामीण पोलीस स्टेशनचा नाशिक ग्रामीण SP ऑफिसचा पण ईमेल आय डी आहे। ईमेल आय डीवरती जर तुम्ही कंप्लेंट रेज केली तर ती संदर्भित SP ऑफिसला किंवा पोलीस स्टेशनला फॉरवर्ड केली जाते। एका गावामध्ये असे होऊ शकते की प्रत्येक पोलीस स्टेशनला मोबाईल फोन्स येतील, जे की ऑफिशियल फोन कॉल तुम्ही त्याला करू शकता किंवा त्याच्यावरती कंप्लेंट रेज करू शकता। असे इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या गावामध्ये येऊ शकते। 24 रात्री 12 वाजेपर्यंत घडलेल्या घटनांचे गुन्हे 30 जूनच्या आधी किंवा नंतर जुन्या कलमानुसार दाखल होणार। अजून काय नियम राहते?